पूछा गया है कि पोषक तत्वों के प्रकार और उनके कार्यों के बारे में लिखें। देखिएगा, भोजन से जो हम लोगों को पोषक तत्व प्राप्त होती है वो दो प्रकार का होता है। पोषक तत्व की बात करें वो कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है वृहद पोषक तत्व, एक होता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण ये सब आ जाएगा। और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आपका विटामिन आ जाएगा। विटामिन ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई और के, ये आपका जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। हम अगर पूछेंगे कि बताओ वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत क्या आएगा, विटामिन नहीं आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण ये आपका वृहद कहलाएंगे, वृहद पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आपका सारे प्रकार के विटामिन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां जो आपके 6 प्रकार के मुख्य पोषक तत्व होता है उसको हम लोग देखेंगे। पोषक तत्व तो विटामिन भी है लेकिन वो सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपका पोषक तत्व के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। प्लीज क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा दीजिए। रुको भाई, है ना, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपका जो होगा जनवरी में होगा, इस बात को ध्यान में रखिए, इतना जल्दी क्वेश्चन बैंक थोड़ा ना कराएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इससे सबसे ज्यादा आपका क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, चीनी, खनिज चीनी, आपका चावल और साथ ही साथ आपका गेहूं, ये आपके कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है, इसका पाचन जल्दी होता है, जिसके कारण कम समय में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, नहीं नहीं, कम समय में पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है। जैसे कि आप अब काम करने गए, कहीं काम करके आए, खूब आपको भूख लगी है, एनर्जी नहीं है, लेकिन चावल खाइए, 5 मिनट चावल खाइएगा ना, जैसे खाइएगा चावल 2 मिनट के अंदर आप चलना स्टार्ट कर दीजिएगा, एनर्जी आ जाएगा। कैसे आ गया भाई, चावल तो अभी जस्ट 2 मिनट में खाया आपने, इतना जल्दी कैसे एनर्जी आ गया, मतलब चावल जैसे खाया तैसे उसका पाचन हो गया। चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। और ये शरीर को जो चला रहा है वो कार्बोहाइड्रेट ही मुख्यतः चला रहा है। ठीक है, अब यहां देखो वसा की बात करते हैं। वसा ऊर्जा का दूसरा स्रोत है, शरीर की गर्मी बनाए रखता है, और सबसे ज्यादा पर ग्राम जो एनर्जी देता है वो आपका वसा देता है। 1 ग्राम वसा में आपको कम से कम जो है 9 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलता है, समझ गए। और वसा हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को कंट्रोल करके नियंत्रित करके रखता है, ये बात याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो वसा है, वसा का पाचन धीरे 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 बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, वसा देता है। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे कम समय में पाचन हो जाता है, वो अलग सी बात है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है आपका वसा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो अगला जो है दूसरा है प्रोटीन। कई बार हम पढ़ा चुके हैं कि कोशिका विभाजन में किसका योगदान होता है, हमारे शरीर में कोशिका का निर्माण होता है, उसमें कौन योगदान देता है, प्रोटीन। कोशिका का निर्माण यानी उत्तकों का निर्माण, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह से क्या बनता है, अंग बनता है। अंगों के समूह से तब एक सृष्टि यानी जीव का निर्माण होता है। क्लास 9th का ईमानदारी से अगर बायोलॉजी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अच्छी तरह से हमको याद है, कोशिका के समूह से उत्तक, उत्तक के समूह से अंग, अंग के समूह से जीव बनता है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में योगदान देता है। आपका शरीर का वृद्धि कितना होगा, विकास कितना होगा, और कितना मोटाइएगा, कितना दुबलाइएगा, ये आपके प्रोटीन पर डिपेंड करता है, समझ गए। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन आपको दाल में मिलेगा, प्रोटीन आपको चना में मिलेगा। और वसा के क्या स्रोत हैं, घी, दही, साथ ही साथ आपका मक्खन, तेल, ये सब आपके वसा के स्रोत हैं। ठीक है, और चावल के स्रोत तो बता ही दिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो बता ही दिए। अब देखो अगला है विटामिन। शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है ये विटामिन। ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं होता है, ये विटामिन आपको फल और सब्जी से मिलता है, समझ गए। ये हमारे शरीर में पहले से नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा कि विटामिन जो है कहां से मिलता है, फल और सब्जी से। अलग अलग प्रकार के बीमारी से लड़ने के लिए ये क्षमता देने का काम करती है आपकी विटामिन। अलग अलग बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता कौन देती है, विटामिन देती है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला है खनिज लवण। खनिज लवण मिनरल्स, हड्डियां मजबूत करना जैसे कि कैल्शियम तथा रक्त बनाने का काम ये करता है। खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम भी आएगा और आयरन भी आएगा। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, और जो आयरन है वो खून को बनाता है,
अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया पकड़ेगा, आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया पकड़ेगा। अरे भाई आप लोग शेयर वगैरह करो यार, कम से कम इतना वॉचिंग कराओ, इतना इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं तो आप लोग मतलब ऐसे ही जो है क्या कहता है इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग एक तरह से शेयर वगैरह करो, जितने भी बच्चे हो यार कम से कम 100 वॉचिंग कराओ। इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है तो आप लोग वॉचिंग का कम से कम संख्या बढ़ाओ, ठीक है, तो आप लोग शेयर वगैरह करो, ठीक है। अब यहां मैंने आपको बता दिया कि जो विटामिन है वो आपको किससे मिलता है, फल और सब्जी से। खनिज से क्या मिलता है आपको, खनिज लवण के अंतर्गत कैल्शियम और आयरन होगा। कैल्शियम आपके शरीर को मजबूत करेगा और आयरन क्या करेगा, आयरन आपके शरीर में ब्लड को बढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद है जल, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। तो ये आपके खनिज लवण हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है भाई कि पोषक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, दो, एक वृहद पोषक तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन नहीं होगा, खनिज लवण ये सब हो जाएगा। विटामिन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत जो विटामिन है तो वो याद रखना, विटामिन की अगर बात करेंगे तो विटामिन जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, मार्बो करेंगे अभी उतना नहीं होगा, ए बी सी डी ई के तक होता है, ठीक है। 6 प्रकार का विटामिन होता है, ये चीज आपको याद रखना। विटामिन ए की कमी से एनीमिया होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से सकरवी होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होगा, विटामिन ई की कमी से आपका सेक्स हार्मोन कम हो जाएगा, और विटामिन के की कमी से आपको जो है दिखाई कम देगा, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। भाई साहब आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसी कचरा फेंकिएगा, धुआं, है ना, आपने कचरा किया, आपने धुआं उड़ाया, आपने हल्ला किया, तो ये है प्रदूषण। आप कचरा फेंक दिए तो वो आपका पर्यावरण प्रदूषण है, आपने धुआं कर दिया माहौल में, वो आपका पर्यावरण प्रदूषण है, आपने हल्ला कर दिया, पर्यावरण प्रदूषण है। मतलब पर्यावरण में किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना वो पर्यावरण प्रदूषण है। बात समझ में आ गई। और पर्यावरण प्रदूषण भी एक क्या है, कहीं ना कहीं प्रदूषण के प्रकार हैं, और प्रदूषण के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और क्या थे, ध्वनि प्रदूषण। 4 प्रकार का है ना, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। लेकिन आपको मैंने एक और एक्स्ट्रा बताया था, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव जो निकल रहा है इतना बराबर है जो टावर लगा हुआ है, आज तितली और चिड़िए नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वेव जो निकलती है वो डायरेक्ट उसके माइंड को हेमरेज करता है, और सारे तितली और चिड़िए आज इस पर्यावरण से गायब हो गए, ठीक है। तो आपको अगर बताएंगे कि भाई प्रदूषण कितना प्रकार का होता है, एबीसीडी के, नीरू कुशवाहा एबीसीडी के उतना तक विटामिन होता है ना, तुम खा लेना विटामिन। ये अब जाओगे दुकान में कि सर हमको विटामिन चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन सब ठो चाहिए, नीरू कुशवाहा को सब ठो विटामिन चाहिए, ठीक है। तो जाओगे दुकान में तो कौन पगला है, ये कौन बच्चा है, तोरा नहीं जना रहा है ना, विटामिन 6 प्रकार का होता है, तो याद रखना है इसको। तो पर्यावरण प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, हाँ अनुराधा क्रिएशन, बहुत अच्छा। तो याद रखना पर्यावरण प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें हमारे चारों ओर की वायु, जल, मृदा या ध्वनि में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो मानव, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिकरण, शहरीकरण और कृषि गतिविधि से होता है। यह है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। अब देखो कि सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण फैलाता तो वो औद्योगिकरण, कंपनियां जितनी भी लगी हुई है नदी के किनारे वो नदी को प्रदूषित कर रही है। आज पर्यावरण अगर प्रदूषण फैल रहा है वो किसके कारण, वो फैल रहा है पर्यावरण प्रदूषण बड़े बड़े कंपनियों के कारण, बड़े बड़े उद्योग के कारण पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। बात समझे, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। चलो अगला अगर बात करेंगे, गृह प्रबंधन के उद्देश्य और महत्व को लिखिए, स्पष्ट कीजिए। गृह प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, होम मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे मैनेज कीजिएगा, घर को मैनेज करने का क्या उद्देश्य है, क्या तरीका है, यह चीज आपको पूछा गया है टिबुक टिबुक। चलो बताओ कि घर को मैनेज करने का क्या उद्देश्य है, क्या तरीका है, यह चीज आपको पूछा गया है, इसको आप बताइएगा। गृह प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, मतलब घर को मैनेज करना, इसका क्या उद्देश्य है। घर को मैनेज करने का उद्देश्य है कि भाई साहब परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, है ना। घर को मैनेज करके चलाना मतलब परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, यानी जो संसाधन है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, यह गृह प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। समय, धन और ऊर्जा की बचत करना, समय, धन और ऊर्जा बचे, इसलिए हम लोग गृह प्रबंधन करते हैं। गृह प्रबंधन का मतलब क्या होता है, घर को चलाओ भाई। अगर घर को चलाने के लिए नहीं जानते हैं तो गृह प्रबंधन का कोर्स करो। घर को चलाना ही क्या कहलाता है, गृह प्रबंधन कहलाता है। घर को चलाना ही क्या है, गृह प्रबंधन है।
समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुख सुविधा देना, जीवन स्तर में सुधार लाना, ये आपके गृह प्रबंधन के उद्देश्य हैं। गृह प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? ये सब उद्देश्य है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपके इसके महत्व क्या है? इसके महत्व ये होंगे कि इससे परिवार के जीवन स्तर में सुधार आएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन में अच्छी तरीके से अपने दैनिक जीवन की क्रियाकलाप को कर पाएगा, परिवार का इनकम सेव होगा, परिवार की जो संसाधन है वो सही ढंग से उचित तरीके से प्रयोग होंगे। तो ये क्या है? ये आपके गृह प्रबंधन के लाभ है। ठीक है, ये महत्व है, इसको आप लिख दीजिएगा। अगला देखो, रंग का गृह सज्जा में क्या महत्व है? रंग मतलब कलर। बताओ, रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग कितने प्रकार के होते हैं? रंग आपका 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कलर। तो प्राथमिक कलर की बात करेंगे तो प्राथमिक कलर में 3 होता है, नीला, लाल और पीला। ला 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 3 कलर होता है आपका प्राथमिक में, नीला, लाल और पीला, ये आपके प्राथमिक कलर हैं। तो कलर का घर में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, वो चीज आपको पूछा गया। कलर का प्रयोग कहां किस तरह से होता है, ये चीज आपको पूछा गया। ध्यान से देखो, रंग घर के वातावरण और मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालता है, यह बात सही है। जो कलर है वो घर की स्थिति, घर के सजावट पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। हल्के रंग कमरे को बड़ा और शांत दिखाते हैं। अगर गहरा रंग दिखाइएगा, अगर गहरा रंग से पेंट कीजिएगा कमरा को, तो वो कमरा छोटा दिखेगा। अगर आपका बहुत बड़ा कमरा है, चलो अगर मान चलिए कि भाई इतना बड़ा कमरा कैसे बन गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप गहरा रंग से पेंट कर दीजिए, आपके आंखों के सामने वो कमरा छोटा दिखेगा। एक्चुअली वो होगा बड़ा ही, लेकिन दिखेगा छोटा। अगर आपको लगेगा कि भाई कमरा इतना छोटा बन गया, तो हल्का रंग से पेंट कर दो, हल्का नीला आसमानी कलर से, हल्का लाइट कलर से पेंट कर दो, तो वो कमरा बड़ा दिखेगा। ये होता है कलर का इफेक्ट। ये होता है क्या? कलर का इफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो, गहरे रंग कमरे को छोटा और भारी दिखाता है, हल्का रंग कमरे को बड़ा और शांत दिखाता है। रंग मन में खुशी, शांति, ऊर्जा या सादगी उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा, जो लाल कलर है, लाल कलर को आप क्या मानिएगा? लाल कलर को देखो, ये जो लाल कलर है, लाल कलर जो है बबुआ, ये किसका निशानी है? ये प्यार का निशानी है, ये संघर्ष का निशानी है, और ये और तो और ये खतरा का भी निशानी है। बता हम क्या समझेंगे? हमको कोई लाल कलर दिखाएगा या फिर लाल कलर दिखाएगी तो हम क्या समझेंगे भाई? है ना? तो अपनी स्थिति के अनुसार समझो, स्थिति कैसी है। लाल कलर का मतलब संघर्ष। अभी अगर हम देखेंगे तो मेरे लिए तो संघर्ष है। अब हम समझ लेंगे कि लाल कलर मेरे लिए प्यार है, तो भाई गलत फहमी में हम जिएंगे। तो भाई साहब, लाल कलर अगर हमको रास्ते में कहीं दिखेगा, अगर लाल कलर अगर कहीं दिखाएगा ट्रेन में, ट्रेन के ड्राइवर को, तो वो क्या प्यार समझेगा कि नहीं खतरा समझेगा, बकलोल? तो ये जो है लाल कलर 3 चीज का प्रतीक होता है, प्यार, संघर्ष और खतरा। तो अब ट्रेन जा रही है, ट्रेन के पटरी आगे टूटे हुए हैं, तो उसको ट्रेन के ड्राइवर को झंडा एक आदमी लाल कपड़ा दिखा रहा है, तो ट्रेन के ड्राइवर का वाह हमसे प्यार करता है। अरे बकलोल भाई, वहां खतरा का निशानी समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? वहां खतरा का निशानी समझा जाएगा। और अगर लाल कलर का मुरठा बांध लिए, लाल कलर के लेकर के चल रहे हैं, तो वो संघर्ष का निशानी समझा जाएगा। लाल कलर का कपड़ा पहन लिए, साड़ी पहन लिए दुल्हनिया या फिर दूल्हा, वो का होगा? वो प्यार, वो सादगी, वो प्रेम का प्रतीक होगा। समझे? समझ गए? हर जगह स्थिति इसका अलग अलग होता है। समझ गए? अब देखो, रंग में ये तो हो गया, अतः सही रंगों का चयन गृह सज्जा का प्रमुख आधार है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला देखो, बैंकिंग क्या है? बैंक के मुख्य कार्य का वर्णन कीजिएगा। देखिएगा, बचपन की अगर बात करेंगे तो यहां आपको ये देखना है कि बचपन में हम एगो डब्बा था, एगो छोटा डब्बा होता है ऐसे, है ना? अरे भाई सुतली बम ना बन जाए, है ना? एक ऐसे डब्बा होता है ना? उस डब्बा में जो ना ऐसे नीचे ऊपर सिक्का डालने का होता है, इतना कटा हुआ रहता है। ठीक है, अब उस डब्बा में हम लोग जो है, हम बचपन की बात कर रहे हैं, तो बचपन में हम 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, या फिर 50 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, है ना, 100 रुपया का नोट, ये सब डाल डाल के रखे थे। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा? मेरे लिए बैंक था वो। और ये बैंक जो है वो टूटता था। ये जब बैंक तोड़ते थे, तो घर वाला अगर देख लिया तो भाई तो हो गया, बैंक लूट लिया गया। भाई बहन देख लिया तो उन लोगों को घूस के तौर पर देना पड़ता था, है ना? 10-15 रुपया ले लो भाई,
ठीक है, तो याद करना तो ये बैंक है। तो बैंक का काम क्या है कि भाई आपको लोन देगा, आपकी पैसा को जमा रखेगा, आपकी पैसा को वो जमा करके रखेगा और आपको वो क्या करेगा, लोन देने का काम करेगा। बात समझे? अब यहां देखो, ये कह रहा है कि बैंकिंग क्या है और इसके मुख्य कार्य क्या है। तो बैंकिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक जनता से धन जमा लेकर आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करता है, यानी लोन देता है। जनता से धन जमा लेता है, उसको जमा रखता है और आवश्यकता पड़ने पर लोन देने का काम करता है और विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंकिंग का काम है। अब देखो इसके मुख्य कार्य क्या है वो देख लो। बैंकिंग के मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? धन जमा करना, मतलब अगर हम अकाउंट खोल के रखे हैं, जैसे कि मेरा अकाउंट जो है अलग अलग बैंक में है ना, मेरा अकाउंट एक बैंक में है, दूसरा भी बैंक में है, ठीक है, तो हम जो है अपना अकाउंट में पैसा जमा रखेंगे, ठीक है, तो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पैसा रखेंगे घर में तो चोरी हो जाएगा, तो जमा स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमको लोन पर गया, लोन लेने की जरूरत पड़ गई कि भाई साहब हमारे पास जो है, हाँ, तो अभी जो है क्या करना है कि भाई साहब मेरे पास पैसे की कमी है, हमारे पैसे का जरूरत है, तो बैंक के पास अगर हम अपना कुछ संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो क्या करेगा, हमको लोन देगा। किस पर? ब्याज पर, इंटरेस्ट पर। तो जरूरतमंद व्यक्तियों को, व्यापारियों को ऋण देता है, भुगतान सेवाएं प्रदान करता है। भाई साहब अगर हम पैसा जमा रखें, 15-20 महीना हो गया जमा करने का, लेकिन अब हमको जरूरत पड़ गया, जब हमको जरूरत पड़ गया तो हम अपना ड्राफ्ट चेक या नेफ्ट भर के उस पैसे को हम निकाल सकते हैं। चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान हम कर सकते हैं। एजेंसी सेवा देता है, जैसे कि हमारे पास जो है सोना है, गोल्ड है, गोल्ड का चैन है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड का चैन है, तो तुम लोग का नजर पड़ गया कि भाई साहब सर के पास गोल्ड का चैन है, चलो डालो, किसी दिन डाका डालो, तो हमको डर लग जाएगा कि भाई किसी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो गोल्ड का चैन को हम लॉकर में जाके रखेंगे बैंक में, तो लॉकर की सुविधा देती है। विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लॉकर की सुविधा कौन देता है? बैंक देती है। निवेश कार्य, बैंक अपने धन को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, बैंक के सब मेन काम हो जाएंगे। अगला है दाग। क्या है? दाग की दो प्रकार बताइएगा। दाग मतलब कपड़ा में जो दाग लग जाता है ना, दाग मतलब वही कपड़े में किसी भी प्रकार की जो है ना चिन्ह लग जाती है, तो वही क्या है, दाग है। तो दाग क्या है, दाग के दो प्रकार बताएं, ये चीज आपको देखना है कि दाग क्या है, दाग के दो प्रकार बताएं। थोड़ा सा देखो, कह रहा है कि वस्त्र पर किसी पदार्थ के गिरने से जो चिन्ह या निशान पर जाता है उसी को दाग कहते हैं, सिंपल। अब दाग के दो प्रकार, प्राकृतिक दाग, रासायनिक दाग। प्राकृतिक दाग फल, चाय, कॉफी, घास, जो प्राकृतिक दाग है, प्राकृतिक चीज से जो दाग लगेगा वो प्राकृतिक दाग होगा। रासायनिक दाग यानी रसायन वाला चीज से, रासायनिक केमिकल से जो लगेगा, स्याही, पेंट, जंग, तेल, ये सब आपका केमिकल जैसा होता है, तो इससे आपका रासायनिक दाग लगेगा। उसके बाद हो जाएगा जानतव दाग, है ना, जानतव, जानतव दाग यानी जंतु के दूध से या फिर मांस से जो दाग लगेगा उसको जानतव दाग बोलेंगे। ठीक है, तो दाग धब्बे के बारे में हमने पढ़ाया है कि उसको छुड़ाने की विधि क्या है और क्या क्या है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दाग क्या है, दाग के दो प्रकार लिखे, तो ये चीज आप बता दोगे। दाग क्या है, दाग के दो प्रकार लिखे, ये चीज आप बता दोगे, बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा आराम से। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला है शिशु का टीकाकरण क्यों आवश्यक है, मुख्य टीकों के नाम लिखेगा। शिशु, ये जो टिबुक टिबुक आपके घर में जन्म लेगा, है ना, या फिर जन्म लिया होगा, तो उसको जो है, जो इंजेक्शन सुई है उसको क्यों लेना पड़ता है ना, इंजेक्शन सुई क्यों देना पड़ता है? इसका रीजन ये है कि अभी जो है बच्चों को, अभी बच्चों को जन्म के समय में ही वो टीका लगा दिया जाता है, ताकि आगे चल के भविष्य में उसको किसी भी प्रकार का बीमारी ना पकड़े। ठीक है, इसलिए टीकाकरण दिया लगाता है, टीका लगाया जाता है। टीका लगाने का प्रक्रिया टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, टीकाकरण शिशु को खतरनाक बीमारियों से बचाने का उपाय है। यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मुख्य टीका क्या है, बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी। बीसीजी यानी बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन, मतलब बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही यह टीका बनाया था टीबी रोग से बचने के लिए, तो उन्हीं के सम्मान में उस टीका का नाम क्या रख दिया गया, उसी के नाम पर उस टीके का नाम बेसिलाई कालमेट ग्यूरिन रख दिया गया। ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन, आप लोग बचपन में होंगे तो उधर से आई मैडम डब्बा लेकर के पोलियो का दवाई पिला दिया आपको, है ना, और वो डब्बा देख करके बहुत सारे लोग घर में घुस जाते थे, है ना, घर में दवा जो है
घर में जो है चावल का अगर डब्बा रखा हुआ उसके अंदर घुस जाते थे, घर में बॉक्स रखा हुआ उसके अंदर घुस जाते थे, भाई सुई देगा, इंजेक्शन देगा। तो ओपीवी जो होता है पहले, आज तो नहीं, आज से लगभग अगर 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो भारत में जो पोलियो का बीमारी था वो काफी ज्यादा था। पोलियो जस्ट लाइक पैरालिसिस, यानी ये पैरालिसिस के बराबर होता है। पैरालिसिस में जैसे हाथ और पैर काम नहीं करता उसी तरह से ये बीमारी होता है। तो पोलियो को दूर करने के लिए ओपीवी टीका चलाया गया। तो अभी पोलियो का बीमारी लगभग भारत से खत्म हो गया, जिसके कारण अब ये अभियान को कम कर दिया गया। और डीपीटी का जो टीका है, ये डीपीटी, ये 3 बीमारी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, 3 बीमारी के लिए एक ही इंजेक्शन बना दिया मिला करके, जिसको हम लोग डीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो 3 बीमारी अगर होगा, तीनों में से कोई अगर बीमारी होगा तो कौन सा टीका दिया जाएगा? डीपीटी का टीका दिया जाएगा, डीपीटी का टीका दिया जाएगा। चलो अगला सवाल की बात करते हैं। अगला जो है खांसी और टिटनेस, अगला हेपेटाइटिस, लीवर रोग से बचाव के लिए, खीसरा मसल से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। अब देखो कोलोस्ट्रम क्या है, इसके लाभ बताइए। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध को क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये चीज समझ में आई? मां का पहला गाढ़ा पीला दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। बताइए आप लोग, कैसे आप लोग नहीं समझते हैं का? आप लोग समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझते हैं। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम वह गाढ़ा पीला दूध है जो जन्म के बाद मां के स्तन से सबसे पहले निकलता है ना? तो बच्चे को क्या क्या चाहिए? बच्चे को सबसे पहला जो चाहिए है ना, वो क्या चाहिए? कोलेस्ट्रम ही चाहिए। अगर आप कहिएगा ले बाबू ले दूध पी ले, और तुम लोग जो करोगे, छोटा बच्चा अगर हुआ तो छोटा बच्चा को आप मार्केट से लाके दूध पिलाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर छोटा बच्चा को अगर शुरुआत में ही अगर माँ के दूध से अगर दूर रखा जाए तो ये गारंटी है लगभग कि वो आगे चल के बड़ा बड़ा रोग उनको पकड़ेगा। ठीक है, इसलिए छोटा बच्चा जो होता है टिबुक टिबुक, उनको मार धार करके जो है माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ठीक है, अब लाभ क्या होगा? शिशु की पहली प्राकृतिक वैक्सीन होती है, भाई वैक्सीन के समान है वो, है ना? इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। और जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जस्ट लाइक अ वैक्सीन, जस्ट लाइक अ वैक्सीन टू लाइफ प्रिफरेंस, यानी लाइफ को बचा के रखने का वो एक वैक्सीन होता है। लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी ना पकड़े, वो इसलिए एक वैक्सीन होता है। ठीक है, अब देखो अगला है संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। अब देखो आहार का मतलब क्या हुआ? खाने वाला चीज, संतुलित मतलब सभी चीज बैलेंस में हो, तो उसको संतुलित आहार कहेंगे। वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तो उचित मात्रा में हो और जिसको खाने के बाद शरीर का उचित तरीके से विकास और वृद्धि हो सके, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, और संतुलित आहार इसके घटक क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या होता है वो चीज लिखा गया है। देखिएगा, संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशा उचित मात्रा में हो। यह आयु, लिंग, कार्य तथा स्वास्थ्य के अनुसार बदलता रहता है, उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। क्या कहेंगे उसको? हम लोग संतुलित आहार कहेंगे। बताओ ए संतुलित आहार खाने वालों, है ना, आप लोग संतुलित आहार खाते हैं? नहीं खाते हैं? नहीं सर, संतुलित आहार कहाँ खाएंगे? अरे तुम लोग काम करता है जी, तुम लोग को तो खाने के देंगे, तुम लोग को तो खाना नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तुम लोग को खाना। काम धाम तुम करते नहीं हो और खाना मांग रहे हो, है ना? नहीं देना चाहिए तुम लोग को, खाना ही नहीं देना चाहिए, तो है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, रेल मंगा दिया था, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो संतुलित आहार के घटक क्या क्या, देखो वही 6 प्रकार के जो पोषक तत्व है वो संतुलित आहार में होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, चावल गेहूं इसका मुख्य स्रोत है। प्रोटीन वृद्धि और उत्तकों के निर्माण यानी कोशिका बनाता है, दाल दूध और अंडा, ये आपकी किसके लिए है? प्रोटीन के लिए है। वसा ऊर्जा का सेवन स्रोत तेल और घी से होता है। विटामिन रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है। खनिज लवण हड्डी दांत और रक्त के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाता है। ये सब चीज जल पाचन अवशोषण और तापमान को नियंत्रित करता है। रेशा कब्ज से बचाता है, हरी सब्जी में फल में रेशा पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपकी क्या है? ये सब चीज आपके संतुलित आहार के घटक है। ये सब चीज क्या है? आपके संतुलित आहार के घटक है। करिश्मा क्वीन बोल रही है कि सर मैं गरीब हूं। आप अगर गरीब हैं तो आप कमेंट कैसे कर रहे हो? ठीक है, गरीब लोग के पास मोबाइल कहां से आ गया? इतना 13,000 4,000 14,000 15-20 हज़ार का मोबाइल कहां से आ गया? करिश्मा कुविन, ठीक है, इस तरह का गरीब हम भी बनना चाहते हैं, है ना? कहां से आते हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग, है ना? क्यों गरीब हैं ये लोग? आपके जैसा करिश्मा क्वीन मैं भी गरीब बनना चाहता हूं, ताकि मेरे पास भी आपके जैसा आईफोन आ जाए, बड़ा बड़ा मोबाइल आ जाए, है ना?
जिस तरह मैं सफल एकेडमी की लाइव क्लास में जाकर के बता सकूं कि भाई मैं भी गरीब हूं, है ना, मैं गरीब, मुझसे बड़ा कोई गरीब है का नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगला देखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुपोषण क्या है। जैसे कि आप लोग है कुपोषण, आप लोग को अगर कोई अगर बोलेगा आपके घर वाले कि जाओ वहां जो है 10 केजी चावल रखा हुआ उसको उठा के लेके आओ, ठीक है, आपको बोलेगा घर वाला कि जाओ वहां जो है फलाना का घर में 10 केजी चावल है उसको उठा के ले आओ, वो घर वाला आपके सिर में वो चावल रख देगा, उसके बाद ऐसे आप हिलिएगा, है ना, ऐसे हिलिएगा, है ना, अरे भाई ऐसे हिलिएगा, मन करेगा रास्ता में उठा के फेंक दे, बेहोश हो जाइएगा। घर में आकर के चावल रख दिए, उसके बाद बिस्तर में आके सो गए, हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा बीमारी, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बोझ, ओहो इतना बोझ, बहुत बड़ा काम कर दिए। तो ई क्या है, आप 10 केजी चावल नहीं उठा पा रहे, मतलब आपका शरीर भाई काम के लायक नहीं है, मतलब आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, मतलब आप कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, आप जो है अब ये रखो कुपोषण का शिकार रखते हैं। तो कुपोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक नहीं मिलता है, जिसमें वृद्धि रुक जाती है और रोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुपोषण का शिकार है। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाना, गरीबी वो भोजन की गरीबी वो भोजन की उपलब्धता कम होना, ये आपकी कुपोषण का शिकार है। साफ सफाई की कमी, बार बार होने वाला संक्रमण, ज्ञान की कमी और गलत खान पान, है ना, ये चीज आपकी क्या है, पोषण के कुपोषण के शिकार होने का कारण है। ठीक है, ये आपके, है ना, कुपोषण के शिकार होने का कारण है। ठीक है, चलो अगला सवाल की बात करते हैं, अगला टॉपिक की कि भाई साहब आप कुपोषण को रोकिएगा कैसे। जैसे कि यहाँ कुपोषण का शिकार है कौन है, ये है राखी है, आयुष राज भी है कुपोषण का शिकार, कोमल भी दिख रही है कुपोषण का शिकार, रोशन पांडे भी दिख रहा है, उसके बाद जो है मोनी भी दिख रही है, अंशु दिख रही है, उसके बाद जो है मिस नैन्सी कह रही है कि सर हम बहुत कुपोषण का शिकार हैं, है ना, हमरे क्या होगा। उसके बाद अनुराधा बोल रही है कि सर हम बहुत कुपोषण का शिकार हो गए हैं, करिश्मा क्वीन बोल रही है कि सर हम बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार हो गए। तो तुम लोग एक काम करो, सुबह सवेरे उठो, खूब दौड़ लगाओ और जाकर के क्या खाओ, वो जो आपका चुकंदर मिलता है मार्केट में उसको खा लो। ठीक है, एक एक चुकंदर एक एक दिन करके खाओ, उसके बाद हो जाओगे तुम लोग ताकतवर, है ना, उसके बाद लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो कुपोषण को कैसे रोकोगे, संतुलित आहार का सेवन कीजिए, है ना, जैसे कि हम जैसे गरीब इंसान है तो हमारे पास तो है नहीं, हम तो खा नहीं पाएंगे, तो आप लोग के पास होगा कम से कम, तो आप लोग कम से कम संतुलित आहार खाइए, है ना, विटामिन वगैरह सब चीज मिलेगा, फल वगैरह बढ़िया से खाइए, है ना, मीट मछली खाते तो वो भी खाइए। उसके बाद स्तनपान और पूरक आहार का सही व्यवस्था, अगर छोटा बच्चा टिबुक टिबुक है तो उसको सेटिंग से माँ का दूध पिलाइए, स्वच्छ पालन कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, साफ सुथरा रहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सो के उठते 12 बजे और मुंह हाथ कुछ नहीं धोए डायरेक्ट खाने बैठ गए। ठीक है, आयरन विटामिन ए आदि का सप्लीमेंट्स लीजिए, आयरन वगैरह गोली वगैरह खाइए, विटामिन ए लीजिए, पोषण शिक्षा और जागरूकता लीजिए। अगर अनपढ़ हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सेहत कैसे सुधरेगा, तो भाई साहब प्रिय किताब में बहुत बड़ा अच्छा अच्छा किताब आता है, ठीक है, उसको लीजिए। ठीक है, इससे आपका कुपोषण दूर हो जाएगा। परिवार बजट क्या है, इसके लाभ को लिखिए, परिवार बजट क्या है इसके लाभ को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखो परिवार बजट, परिवार बजट वो योजना है जिसमें आय के अनुसार खर्चों का उचित वितरण किया जाता है, मतलब आय और व्यय का जो लेखा जोखा है एक फैमिली का, एक परिवार का, उसी को हम लोग फैमिली बजट यानी परिवार बजट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली बजट यानी परिवार बजट कहते हैं। बात समझे, समझे, बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। अब यहां देखो क्या कह रहा है कि परिवार बजट के क्या लाभ है उसको देखो। इसके लाभ है, आय का सही उपयोग होता है परिवार बजट के कारण, अनावश्यक खर्च रुक जाता है, बचत बढ़ती है, साथ ही साथ आय का उपयोग सही होता है, अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है। जैसे कि अगर परिवार बजट अगर हो रहा है, परिवार बचत अगर है, परिवार बजट में क्या हुआ कि एक सप्ताह का परिवार में खर्च कितना होगा, इनकम कितना होगा, वो जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद वो जोड़ के पैसा जो है रख दिया घर में। तो आप लोग के जैसा जो आप लोग हैं, आप लोग 10 रुपया निकाल लिए, 100 रुपया निकाल लिए वहां से, ठीक है, अब क्या होगा, वो गड़बड़ हो गया। इसलिए परिवार बजट में जो है, आप भी जानते हैं कि इससे निकालेंगे तो सबसे ज्यादा मार पड़ेगा, इसलिए आप लोग वहां चोरी करके अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, बचत बढ़ती है, आर्थिक संकट नहीं आता है, परिवार की आवश्यकताएं समय पर पूरी हो जाती है ना। उसके बाद आंगनवाड़ी की प्रमुख सेविकाएं क्या है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, ये सब चीज आपको लिखना है। अब यहां देखो अगला सवाल क्या पूछा गया है, आंगनवाड़ी की प्रमुख सेवाएं क्या है, ये अब का रेट नहीं हुआ है। आईसीडीएस का डिपार्टमेंट होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम,
आईसीडीएस का मतलब क्या हुआ? आईसीडीएस का मतलब हुआ आईसीडीएस का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आंगनवाड़ी की प्रमुख सेवाएं क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की पूरक पोषण, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, ये सब चीज आंगनवाड़ी में होता है। ठीक है, ये सब चीज जो होता है आंगनवाड़ी में होता है। अगला सवाल देखिएगा, वस्त्रों की धुलाई के सिद्धांत देखिएगा। वस्त्रों की धुलाई तो हम नहीं करना जानते हैं, लेकिन हम टिबुक टिबुक का धुलाई करना जानते हैं। ठीक है, कैसे धुलाई किया जाता है, जो टेढ़ा लोग होता है उसका धुलाई कैसे किया जाता है, वो चीज देखना है। ठीक है, तो धुलाई से पहले कपड़े की जांच कर ले, हल्के और गहरे रंग का कपड़ा अलग अलग धो भाई। दो, अरे हम, ये पता है, हम एगो दूगो शर्ट खरीद के लाए थे। दूगो नया नया शर्ट था, बढ़िया कलर था। ठीक है, बहुत बढ़िया कलर का था, सफेद कलर का था, एगो एगो डार्क आसमानी कलर का था। हम एक ही दिन पहन के, 1 या 2 दिन पहन के हम कहीं गए, हम ऑनलाइन का क्लास क्लास में नहीं आए हैं वो सब पढ़ के, भाई सब धोने के लिए दिए धोने के लिए दिए। उसके बाद देखो डार्क कलर का शर्ट भी भिजा दिए। हम 2 घंटा के बाद देख रहे हैं कि भाई साहब हो गया, बराबर कर दिया तीनों ठो को, बराबर कर दिया। उसके बाद धो के सूखने दिया और कलर गया ही नहीं उसका। और कलर नहीं गया तो बस है रखा हुआ गया, उसको पोछा बना दिया। ठीक है, तो ये सब चीज होता है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा सब चीज कि कौन कपड़ा किसके साथ मैच करता है। उचित तापमान का उपयोग करें, डिटर्जेंट का सही मात्रा डालें, है ना, कंजूस ना करो इसमें। थोड़ा सा सर्फ डालोगे, हल्का सा, है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा करके डालो, साफ हो जाएगा। ठीक है, दाग पहले हटाना, रगड़ना, धोना, ये सब चीज आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था भाई। 12 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहा, तो आप लोग सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी हम व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे आप लोगों को, वहां भी एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, ताकि पता चल जाएगी किस तरह से आपको आंसर देना है। तो आप लोग एक तरह से जो है, कैसा क्लास लगा इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी आप लोग सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग एक बार ये भी कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और 2027 के जो भी आपके भाई बहन है उनको तैयार रखिएगा, ऐप को डाउनलोड करवा दीजिएगा और अच्छी तरीके से उनको तैयारी करने बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।